हेलो दोस्तों, मैं आ रहा आपका दोस्त यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 सीरीज में करंट अफेयर्स में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं विजन आईएएस का पीटी 365 का एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इसका पहला टॉपिक हम कवर कर रहे थे बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो अभी तक हमने कितना पढ़ लिया इसमें बायोडाइवर्सिटी के। हमने जो इस साल जो वन्य संरक्षण और से आईयूसीएन की रेड लिस्ट समझी, बिग कैट अलायंस समझे, हाथी गणना समझी, ठीक है। उसके अलावा जो फॉरेस्ट हैं उनके रिलेटेड जो भी करंट में न्यूज है वो समझा पूरा। आर्द्र भूमि वेटलैंड के बारे में, कोरल्स के लिए। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे ये बड़े छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है, जो कि बायोडाइवर्सिटी वाले टॉपिक से रिलेट करते हैं। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं जो हमने पहले ही मैंने आपको बता रखा है उन्हीं से रिलेटेड स्टार्ट करेंगे। जो संगठन, जो इंटरनेशनल या नेशनल संगठन है जो बायोडाइवर्सिटी के लिए काम कर रहे हैं वो देखेंगे, जो सुर्खियों में रहे हैं इस साल उनके बारे में, ठीक है। जैसे कि हमारा आईयूसीएन जो कि रेड लिस्ट जारी करता है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, और उसके अलावा WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ नेचर जो है उसको WWF के नाम से जानते हैं। इस दो के बारे में समझेंगे क्या है ये। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, उसको उसके नीचे ये वाला आईयूसीएन और WWF और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे कन्वेंशन है उसको देखेंगे, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। आई होप आप लोगों की सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप पढ़ते जाएंगे तो डेफिनेटली ये एग्ज़ाम इस साल आप सभी लोग क्वालिफाई करेंगे। ऐसी मेरी मनोकामना आप सभी के लिए है कि आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना है इंडिया में अगर जॉब है कोई, वो यूपीएससी के थ्रू जो सिविल सर्वेंट बनते हैं, नौकरी में सारे नौकरियों में सबसे अच्छी नौकरी है जहां आप कुछ बदलाव कर सकते हैं, समाज को कुछ बेहतर कर सकते हैं समाज के अंदर, और आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ये एक ऐसा फील्ड है, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट टुडे टॉपिक। चलिए, तो हम लोग पहला देखते हैं, कन्वेंशन देखते हैं। साल एक कन्वेंशन है जिसको सिटीज़ बोलते हैं, SITES, सिटीज़। ये क्या करता है, अपना परसिस्ट जारी करता है, और ये भी किसी के लिए काम करता है, वन्य जीव संरक्षण और जो पादप हैं उनके लिए ये काम करता है। इसका 1973 याद आ रहा है आप लोगों को, मैंने सब बताया था। और इसका जो जिनेवा हेडक्वार्टर कहाँ है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज इन वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा, दैट इज कॉल्ड सिटीज़। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। जो कि क्या करता है, जो इलीगल व्यापार जैसी चीज़ों को रोकने का काम करता है। जो इंडेंजर स्पीसीज हैं, नेशनल इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल ट्रेड हैं उनमें इन चीज़ों को रोकने का काम करता है, ठीक है। और उनके अस्तित्व को खतरा ना हो, उनके जो जीव पहले से ही खतरे में हैं उनके संरक्षण को बढ़ावा देता है। जैसे आप लोग देखते हैं, कभी आपने सुना होगा कि कुछ लोग स्पेशल जो स्नैक की प्रजातियां हैं, टर्टल्स की प्रजातियां हैं, उनको तस्करी करते हैं, उनकी एक देश से दूसरे देश ले जाने का प्रयास करते हैं। वो सब इलीगल ट्रेडिंग है और उसके लिए ये काम करता है, ऐसी इलीगल ट्रेडिंग्स को रोकने के लिए, ट्रेड्स को रोकने के लिए, ठीक है। और इस प्रकार से वो वन्य जीव और पादपों का संरक्षण में योगदान करता है। अब इन्होंने देखो यहाँ पे दिया है कि ये आईयूसीएन के एक संकल्प के द्वारा
1963 में इस मसौदे को तैयार किया गया था। देयर इज समथिंग फैसी, प्लीज़ वेट, मैं देख लेता हूँ ये, आई थिंक हाँ यहाँ देखिए आप कुछ मिसप्रिंट है, उसको हम करेक्ट कर लेते हैं। ये 1963 नहीं है, 1973, 3 मार्च 1973 हमने पहले ही पढ़ा था, तो एक्चुअली हमने पढ़ा हुआ था तो हमें याद रहती है चीज़ें। इस डेट को ये साइन हुआ था और ये 1963 में संकल्प पत्र जारी किया था, किसने, ड्राफ्ट किया गया था, ठीक है। ये 1963 को क्या ड्राफ्ट किया गया संकल्प के द्वारा और साइन किया गया 1973 को और लागू हुआ 1975 में, ठीक है। भारत, इंडिया इसका एक पक्षकार है, इस पूरे कन्वेंशन का एक पक्षकार इंडिया भी है। अब देखिएगा जो सिटीज़ के परसिस्ट, मैंने पहले बताया परसिस्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से आप कैटेगराइज करते हैं। जैसे हमने रेड लिस्ट में 9 कैटेगरी देखी थी, उसी प्रकार यहाँ भी कैटेगराइज करते हैं। तो इसमें प्रजातियों को उनके अधिक उपयोग की स्थिति के अनुसार आवश्यक सुरक्षा स्तर इत्यादि प्रदान किया जाता है। तो देखिए क्या है परसिस्ट 1, ये क्या है, तो परसिस्ट 1 में कौन से प्राणियों को रखा जाता है जिन पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनमें खतरा है, और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध है ऐसे प्रजातियों के लिए, ठीक है। उसके अलावा देखिए सेकंड में क्या कहते हैं, इनमें शामिल प्रजातियां वर्तमान में खतरे में नहीं, लीस्ट कंसर्न वाली कॉन्सेप्ट में आती हैं, लेकिन नियंत्रित व्यापार नहीं होने पर, अगर इनका नियंत्रित व्यापार ना किया जाए ऐसी प्रजातियों का, तो आने वाले समय में इनके ऊपर खतरा पड़ सकता है। तो इनके निर्यात के लिए परमिट या पुनः निर्यात प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाएगा यूपीएससी, कहेगा कि परसिस्ट सेकंड में कोई निर्यात की आवश्यकता नहीं होती है, कोई उनके लिए निर्यात प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको बस इतना याद रखना है, जब हम ये पढ़ लेते हैं चीज़ें तो हमें चीज़ें थोड़ी सी याद करने में आसानी रहती है, ठीक है। आयात परमिट की आवश्यकता नहीं होती है, बस यहीं पर यही कॉन्सेप्ट है। आयात के टाइम कोई भी परमिट की आवश्यकता नहीं है आमतौर पर, लेकिन निर्यात के लिए एक प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। और थर्ड में कौन से हैं, सिटीज़ के किसी पक्षकार देश के अनुरोध पर किसी प्रजाति को इस परसिस्ट में शामिल किया जाता है। जो भी पार्टीज़ हैं इस पूरे कन्वेंशंस की, उनके अनुरोध पर किसी प्रजाति को इस परसिस्ट में शामिल कर लेते हैं, ताकि ऐसी प्रजातियों के जो असंधारणीय अनसस्टेनेबल तरीके से या गैर कानूनी तरीके के उपयोग से उसको रोका जा सके। इन प्रजातियों के व्यापार के लिए उचित परमिट या प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। बस इतना ही हमें समझना है। अब सिटीज रोजवुड्स, सिटीज क्या करता है, एक सूचकांक या रिपोर्ट जारी करता है, इसके नाम से रोजवुड्स द ग्लोबल पिक्चर रिपोर्ट एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट। 2 रिपोर्ट कौन प्रोड्यूस करता है, सिटीज करता है, याद रखिएगा इनको। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट एंड द ग्लोबल पिक्चर रिपोर्ट इज इशूज बाय सिटीज, ठीक है। अब हम अगला ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, IUCN। अब फायदा देखो, करंट अफेयर्स पढ़ते समय क्या होगा, आपने स्टैटिक्स में सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़े होते हैं, है ना, तो याद तो ऐसे एकदम से हो नहीं जाता, लेकिन मैंने आपको पढ़ाते समय बहुत सारी चीज़ें बीच में बताते रहे, तो हमारे लिए अभी ये आसान हो गई। IUCN का मैंने कब बताया था आपको, कब गठन हुआ है, 1948। ग्लैंड बताई थी, ग्लैंड जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, ग्लैंड भी कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसका काम क्या है, जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है, और पर्यावरण में जितने जीव जंतु हैं उनके संरक्षण के लिए और उनकी पर्यावरण में क्या स्थिति है उसके बारे में 9 कैटेगराइज में इसको, किसी को लीस्ट कंसर्न बोलता है, किसी क्रिटिकली इंडेंजर्ड की स्टिंग्स इन हैबिटेट्स, इंडेंजर्ड, इस तरीके 9 कैटेगरी जो है ना, नॉट सफिशिएंट डेटा, इनसफिशिएंट डेटा कैटेगरी का है, ठीक है। इस तरह कैटेगरी में इसको डिवाइड करके हमें एक रियल पिक्चर दिखाता है कि हमारे फ्लोरा फ्यूना और कवक की क्या कंडीशन है, मतलब बायोडाइवर्सिटी की हमारे
पर्यावरण में इस टाइम स्टेटस क्या है उसको बताता है ये। ठीक है, मुख्य पहले क्या है इससे संबंधित? वो पहले हैं IUCN ग्रीन लिस्ट जारी की जाती है, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस होती है, प्राकृतिक आधारित समाधान निकाले जाते हैं। रिपोर्ट्स कौन कौन सी ये देता है? एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन रिपोर्ट इसके द्वारा, जो कि कृषि और संरक्षण के बीच जटिल संबंधों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है। ठीक है, कृषि सीधे तौर पर IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शामिल 34% प्रजातियों को खतरे में डालती है। अब क्या, जब हम कृषि करते हैं तो हम ऐसी भूमि को जो जंगल से होती है उसको काट देते हैं और उसको कृषि योग्य भूमि बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो कृषि में यूज होने वाले केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और तमाम तरीके की जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं उसके द्वारा खतरे में पड़ती हैं। तो बता रहा 34% प्रजातियाँ ड्यू टू द एग्रीकल्चर खतरे में पड़ती हैं। ठीक है, उसके अलावा IUCN की रेड लिस्ट में शामिल 17% प्रजातियों के पर्यावास के रूप में कृषि भूमि को दर्ज किया गया है। जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें 17% जो स्पीसीज हैं कि हैबिटेट कृषि भूमि पर ही बनते हैं। अब प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट भी कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है। जलवायु परिवर्तन के लिए प्राकृतिक आधारित समाधान भी कौन जारी करता है? IUCN करता है। एंड नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF। ओके, चलिए, इसका भी WWF का हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंग्लैंड में ही है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जिसमें लगभग 100 देशों में कार्य कर रहे हैं। उसका उद्देश्य क्या है? एक तरीके से फंड, जो पैसा जुटाने का काम कौन कर रहा है, कैसा उद्देश्य? इसका उद्देश्य है कि नवीन समाधान विकसित कर उनका लाभ पहुंचाना, जो समुदाय, वन्य जीव, उनके निवास स्थानों की रक्षा करे। तो फंड से समझ में आ रहा होगा आपका। इसकी उत्पत्ति का देख लेते हैं। इसकी उत्पत्ति 1961 स्विट्जरलैंड के मॉर्गेस में स्थित IUCN के मुख्यालय में विश्व वन्य जीव कोष के रूप में हुई थी। 1985 में इसका नाम बदलकर, तो UPSC जब क्वेश्चन आप देखेंगे ना, ऐसे डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अक्सर गलत होते हैं, डेटा जहाँ मिल जाता है। तो ये भी मैं एक सेशन लूँगा पूरा, जहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि UPSC क्वेश्चंस को कैसे फॉर्मेशन करता है और किस प्रकार से अपने ऑप्शंस को गलत बनाने के प्रयास करता है। ठीक है, वो आपको पकड़ना है। तो समटाइम्स जब आप वो टैक्टिक्स और वो एप्टीट्यूड आपके अंदर आ जाता है कि क्वेश्चन को देख कर आपको समझ में आता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये चीज़ें मतलब होनी नहीं चाहिए, तो आप आसानी से आंसर फिगर आउट कर पाते हैं। ठीक है, या मैं आपको एक सीरीज है वो बता दूंगा पूरी, जहाँ से आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, हम एक सेशन करेंगे इसके ऊपर भी। और उसके अलावा देखिएगा, WWF इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि इन्हीं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अनुदान और इस तरह की चीज़ें भी होती हैं इसमें। चैरिटेबल ट्रस्ट कब हुई? 1969 WWF। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ नेचर, जो वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर वाला जो हुआ 1985 में हुआ। ये विश्वव्यापी आंदोलन अर्थ आवर का आयोजन करता है। अर्थ आवर, पृथ्वी हमारी, का आयोजन कौन करता है? तो यही करता है भाई, WWF। इसकी उत्पत्ति 2007 में सिडनी में लाइट्स ऑफ मूवमेंट के रूप में शुरुआत की गई थी। हर साल अलग अलग देशों के स्थानीय समय के अनुसार मार्च माह में मनाया जाता है। अब कुछ रिपोर्ट्स भी ये जारी करते हैं, जैसे लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये WWF करता है। पिछले 50 वर्षों में 1970 से 2020 में वन्य जीव आबादी में 73% की गिरावट आई है। ये किसने बताया? WWF ने बताया। ताजे जल में रहने वाले जीवों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट आई है। इसके स्थलीय और समुद्री जीवों की आबादी में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली है। रिपोर्ट में कहा गया, यदि दुनिया
यदि दुनिया भारत के उपयोग पर्यटन को अपना लेती है तो 2050 तक कम से कम 1 से भी कम पृथ्वी की आवश्यकताएं होंगी। ठीक है, और कुछ इसके बारे में दिया नहीं। तो हमने जो 3 मेजर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वर्क कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी और सुर्खियों में रहे हैं, उनके बारे में समझा। अभी हम ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कुछ शब्दावली हैं, क्योंकि सीधे कुछ शब्दावली भी पूछी जा सकती हैं, अन्य सुर्खियाँ। ठीक है, यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज हम। तो आज पहला टॉपिक हम देख लेते हैं। द टॉपिक इज रिलेटेड टू वाटर कन्वेंशन। ठीक है, तो क्या है, यूनाइटेड नेशन का वाटर कन्वेंशन स्प्रिंग इनिशिएटिव्स है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ऐसे कोई आपके देवनागरी में इंग्लिश का लिखा हुआ मिल जाए, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, प्लीज़ उनके लिए ऐसे कन्वेंशन, तो आप सम्मेलन और ऐसी चीज़ें आप नहीं रख पाएंगे, तो आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या करिए, इनको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए फ्लो बन जाएगा। इसी प्रकार से आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ भी इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी बहुत यूज होती है। तो हाउ टू राइट इन देवनागरी में सही तरीके से कैसे लिख रहे हैं, या तो गूगल कर लीजिए, नहीं तो जब हम पढ़ते हुए चलेंगे तो ऐसे शब्दों को लिख लीजिए। जैसे इनिशिएटिव बार बार आएगा, पहल बोलते हैं ना इनिशिएटिव्स को, तो इनको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये यूनाइटेड नेशन को समर्पित एक नेटवर्क है। वो नेटवर्क है प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट, PRI। इसने एक पहल स्टार्ट की है, स्प्रिंग का काम क्या है इस पहल का, ये 2030 तक ये चाह रही है जो प्रकृति को नुकसान हुआ है ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफेरेंस, उसको प्रकृति को उसी पुरानी संतुलित अवस्था में वापस लाना है। ठीक है, और इसका उद्देश्य यही है कि जो प्रकृति को नुकसान हो रहा है, उससे समाज को होने वाले नुकसान से, जैसे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होगा और भी तरीके के नुकसान हैं जो समाज को हो रहे हैं, उससे निपटना है। ठीक है, हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वन्य हानि, भूमि क्षरण इत्यादि जो भी चीज़ें हो रही हैं, उनको रोकने के लिए जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, ठीक है, बिजनेस वर्ल्ड है, उसको, उनकी पहलों को बढ़ावा देना है, उनको दीर्घकालिक पोर्टफोलियो वैल्यू में बदल लेना है, इससे कि जो पर्यावरण को हानि हो रही है उसको किसी तरह रोका जा सके। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक दूसरा टॉपिक है कि उथले सैलो, जो उथले जलभृत एक्वाफायर का प्रबंधन करना है। मतलब एक तरीके से जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल लगातार नीचे जा रहा है ना, तो अब उस ग्राउंड वाटर को ऊपर लाना है हमें, जिससे कि आसानी से कम गहराई पे खोदने पर ही हमें आसानी से पानी मिल सके। तो इसमें क्या हुआ है कि शहरों में पानी की समस्या एक विकराल रूप धारण कर ली है। तो शहरों में जो पानी है उसका एक संधारणी है, एक सतत सस्टेनेबल शहरी जल प्रबंधन हो सके, वो एक टेक्निक है सैम। और ये सैम टेक्निक को पायलट मॉडल के रूप में लॉन्च किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। किसने किया? तेलंगाना। ये क्या करते हैं, उथले बारवेल, जो बोर बेल्स होते हैं, गड्ढे खोद देते हैं कुएं जैसे, ठीक, उथले, ज़्यादा गहरे नहीं। तो होता क्या है, जब वर्षा का पानी गिरता है तो इन गड्ढों के अंदर से वो पृथ्वी की परत में जाना स्टार्ट करता है रिस के आसानी से। तो जो वाटर लेवल होता है उस एरिया का, ड्यू टू दिस प्रोसेस, एक्वा फायर मैनेजमेंट प्रोसेस के कारण वो वाटर लेवल उस एरिया का ऊपर आ जाता है। ठीक है, जिससे कि जो दिक्कत आ रही थी, ग्राउंड वाटर लगातार कम होता जा रहा था, गहराई तक पानी जा रहा था, और जो हैवी मेटल्स हैं वो अपने पानी में आने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है, और साथ ही साथ पानी की कमी भी हो रही है। उन सबको इस टेक्निक द्वारा हम काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। और ये जो पूरी चीज़ें हैं कौन कर रहा है? ये कर रहा है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। कौन से प्रोजेक्ट के तहत कर रहा है? एक प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, अटल मिशन। ठीक है, अब मेरा टारगेट आप लोगों को फिर से मैं एक बार आपको दे रहा हूँ, जब भी मैं पढ़ता हूँ
तो देखिए, अब अटल मिशन है, बस इतना देख लीजिए कि अटल मिशन का काम क्या है, कब इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अटल मिशन को का काम क्या है और इसको कब स्टार्ट किया गया था, हमें ये पता होना चाहिए। जो करंट अफेयर्स को पढ़ते समय हमारा यही मोटो रहता है कि जो भी चीज़ ऐसी लगेगी जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपीएससी ने काफ़ी बार दो स्वच्छ भारत अभियान कब जारी किया, तो यूपी पीसीएस भी पूछता है इस तरीके से। इस साल तो उसने बहुत सारे क्रम पूछ लिया है, कौन सी योजना कब आई है, फिर कब आई है, इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से देखेंगे कि अटल मिशन नरेंद्र मोदी जी द्वारा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कब लॉन्च किया गया था, 2015 में। ठीक है, ये अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन है, अमृत मिशन जिसको बोल रहे हैं, इसमें शहरों का विकास करना है। ठीक है, इसको अटल मिशन के नाम से जानते हैं, 2015 में इसको चालू किया गया था। ठीक है, और उसका नाम क्या दिया था, अमृत, अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और है इसमें नेक्यूम जो जल राष्ट्रीय एक्वायर्ड मैप एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, इसका काम भी यही है, जो भूजल प्रबंधन है उसको, उनकी योजनाओं को विकसित करना। ऐसे लिख के आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए इसका काम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फिश मिप पहल क्या है, फिश मिप पहल, फिश मिप इनिशिएटिव्स क्या है। तो हाल ही में जो फिश मिप है उसके अनुसार उसने ये देखा है कि जो उत्पादन योग्य मत्स्य बायोमास है, उत्पादन योग्य, उसके वैश्विक अनुमानों में 10% की गिरावट आई है। किसमें, जो फिश से रिलेटेड जो जैव भार है उसमें 10% की गिरावट दर्ज की गई है। अब हम समझना होगा कि जो फिश मिप है ये क्या है। ये इसकी शुरुआत का आशय क्या है, फिशरीज एंड मरीन इको सिस्टम मॉडल इंटर कंपेरिजन प्रोजेक्ट है, इसे 2013 में चालू किया गया था। फिशरीज एंड मरीन इकोसिस्टम मॉडल इंटर कंपेरिजन प्रोजेक्ट है ये। इसका दुनिया भर में ग्लोबल नेटवर्क है, दुनिया भर के 100 से अधिक समुद्रीय इकोसिस्टम मॉडलर और शोधकर्ताओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की तरह काम करता है फिश मिप। अब इसका संयुक्त राष्ट्र के साथ भी संबंध है, वो संबंध क्या वो भी देख लीजिए। ये पहल अत्यधिक संख्यात्मक मॉडल के एक सेट के जरिए क्या करती है, जो ओशियन इकोसिस्टम और फिशनरी पर जलवायु परिवर्तन के दीर्घकालीन प्रभावों को समझने के लिए खाद्य और कृषि संगठन के साथ काम करती है। चलिए, अब ये बार बार आपने देखा होगा जिक्र इसका आता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, मुझसे पढ़ने का आपको यही फ़ायदा होगा कि बीच बीच में जो भी ऐसे टर्म्स आते जाएंगे मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। प्रीलिम्स में होता क्या है, जब आप इस तरह की जानकारी सुनते रहते हैं और उनको याद ना करके समझने का प्रयास करते हैं तो चीज़ें आपको याद होने लगेंगी समय के साथ। ठीक है, मैं नहीं कहता पहली बार में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आपको जब क्वेश्चन सामने आएगा तो यू फील कि कहीं आपने ये पढ़ा हुआ था, तो डेफिनेटली आप फिगर आउट कर पाएंगे उन 4 ऑप्शंस में से राइट आंसर। ठीक है, मेरा यही मकसद रहता है, मैंने भी इसी तरह पढ़ा और मुझे पता है चीज़ें प्रीलिम्स में आई ये काफ़ी वर्क करती हैं, क्योंकि मेंस में पूरा सिनेरियो ही अलग हो जाता है। मेंस बिल्कुल अलग एग्ज़ाम है और प्री का एग्ज़ाम आपका प्रैक्टिस का है, ये बात आपको समझनी होगी। तो इसका संगठन देखिए रोम में स्थित है। जो हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर जो ये पूरा जो संगठन है
इसकी स्थापना देखो 16 अक्टूबर 1945 को हुई है, ठीक है। और फाउंडेड कहाँ हुआ था ये क्यूबेक सिटी है कनाडा की, वहाँ पे। और यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? रोम, मैंने बताया अभी, इटली, ठीक है। काम क्या करती है? दुनिया भर में जो भी खाद्य और एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उस पर काम करती है। इतनी चीज़ें आपको पता रहेंगी तो यू डू बेटर इन एग्ज़ाम, ओके। अब एक और इन्होंने बोला है कि फिश मैप 2.0, मतलब इसका एक अब वर्जन है। इसे मॉडलिंग अनुमानों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए वर्ष 2024 में लॉन्च किया गया था। अब कुछ शब्दावली हैं, उनको हम देख लेते हैं। प्लैंकटन क्रैश, ओके। अब आप फाइटोप्लैंकटन के बारे में पढ़े होंगे, जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंकटन प्राथमिक उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं। और दुनिया भर में जितने 50% जो ऑक्सीजन जो हिस्से हैं उनमें इन्हीं फाइटोप्लैंकटन्स का महत्वपूर्ण भाग होता है। क्यों करते हैं, क्यों भाग होता है? क्योंकि ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, और जो भी जलीय जीव हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उनको लिए एज ए फूड यूज होते हैं। अब इन्होंने पूछा है प्लैंकटन क्रैश क्या है? प्लैंकटन क्रश नॉक्टिलुका सिटिलंस को, जो कि एक फाइटोप्लैंकटन का एक प्रकार है, नाम नोट कर लीजिए इसको, नॉक्टिलुका। कौन सा लुका? नॉकिट लुका है। सिंटिलंस याद रहेगा कि लुका याद रहेगा? लुका याद रह सकता है आपको, तो नॉकिट लुका है। नॉकिट लुका एक तरह का फाइटोप्लैंकटन है, ठीक है, एक पादप है, फाइटोप्लैंकटन है। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये बड़ी संख्या में मृत हो जाते हैं, इनका रंग लाल हो जाता है। इस स्थिति में कोशिकाओं से रंगीन रंजक पिगमेंट बाहर निकलते हैं। ये रंजक क्या करते हैं? चट्टानों और समुद्रीय बेंथिक से चिपक जाते हैं, नितल से, उसके जो ग्राउंड नीचे का हिस्सा है उससे चिपक जाते हैं, जिससे इन सतहों पर बायोफिल्म जैसी परत बन जाती है जो रेड टाइड का कारण बनती है। उत्पादक चक्र के आरंभिक चरण में पोषक तत्वों की कमी या कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के कारण पल्वक मरने लगते हैं। होता क्या है? तो इसमें क्या होगा? जो पोषक तत्व हैं उनमें कमी आएगी, CO2 में कमी आएगी, जिसके कारण पल्वक क्या होंगे? मरने लगेंगे। जल की गुणवत्ता में अचानक परिवर्तन आ जाता है, जिससे जो पल्वक होते हैं वो क्या करेंगे? मरने से उनके जो जल की गुणवत्ता है उसमें भी चेंजेस हो जाएंगे। अब दूसरा है गैप लिमिटेशन। ये क्या है? ये शब्द देखिए, गैप लिमिटेशन। गैप लिमिटेशन इकोलॉजी संबंधी का अवधारणा है। व्हाट इज दिस? यह इस तथ्य पर आधारित है, किस तथ्य पर? कि जो शिकारी हैं, शिकारियों द्वारा निर्धारित शारीरिक आकार वाले शिकार प्रे का ही शिकार किया जा सकता है। जो शिकारी हैं वे निर्धारित शारीरिक आकार वाले जो जीव हैं, जो शिकार हैं, उनका ही शिकार कर सकते हैं। यह शिकारी के जबड़े को खुलने या पंजे की पकड़ के दायरे को ग्रिप से तय होना है। कि ग्रिप जो गैप लिमिटेशन है वो ये बात कर रही है, जो शिकारी हैं और जो शिकार होने वाले जीव हैं उनके बीच एक संबंध है। उनकी शारीरिक संरचना ही डिसाइड करती है कोई शिकारी किस किस जीव का शिकार करेगा। मतलब छोटे शिकारी केवल छोटे शिकार को खा सकते हैं, जबकि बड़े शिकारी बड़े से बड़े आकार को खा सकते हैं। लिमिटेशन का महत्व खाद्य जाल को आकार देना, जो फूड वेब होती है उसको आकार देना है, अनुकूलन को बढ़ावा देना है। अब अगला है इसमें मेगाफोना। व्हाट इज दिस मेगाफोना?
फ्लोरा एंड फ्यूना हम जानते हैं। तो मेगाफोना का शब्द का यूज एक निश्चित वजन सीमा के ऊपर के जीवों के लिए किया जाता है। तो जीव हैं, उनका एक वजन होगा, तो एक निश्चित सीमा है 50 किलोग्राम की, और उससे ऊपर का कोई जीव है, इट रिलेट टू मेगाफोना कैटेगरी। मेगाफोना को उसके आहार के प्रकार के आधार पर भी हम वर्गीकृत कर देते हैं। जो पादप पक्षी होते हैं उनको हम बोलते हैं मेगावीवोर्स, मेगा हर्बीवोर्स। और जो मांस भक्षी होते हैं तो मेगा मेगा लगा दीजिए, कार्निवोर्स के आगे मेगा लगा दीजिए, पादप और उसके आगे भी ओमनीवोर्स लगा दीजिए। अब प्लेस्टोसिन युग जो था उसके अंत में जो मेगाफोना को मानव जनित दबाव के परिणाम स्वरूप काफ़ी नुकसान हुआ। कुछ विलुप्त मेगाफोना प्रजातियां देख लीजिएगा, जायंट स्लॉथ है, वुली मैमथ है, सैब्र ट्रूथ है, इत्यादि जीव विलुप्त हो गए जो कि रिलेट टू मेगाफोना थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक शब्द दिया है स्ट्रोमेटोलाइट। व्हाट इज दिस? स्ट्रोमेटोलाइट, स्ट्रोमेटोलाइट क्या है ये? तो कुछ नहीं है, देखिएगा, जो स्ट्रोमेटोलाइट वास्तव में क्या है, जो चट्टानी संरचनाएं होती हैं जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले साइनोबैक्टीरिया नामक सूक्ष्म जीवों की कॉलोनियों द्वारा निर्मित होती हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया था, कोई कह के प्रकाश संश्लेषण केवल और केवल पादप में होता है, तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि जो शैवाल बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, वो भी प्रकाश संश्लेषण करता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। मैंने बताया था आपको, वो भी प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह बिहेव करता है। तो कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण करने वाले साइनोबैक्टीरिया नामक सूक्ष्म जीवों की कॉलोनियों द्वारा निर्मित होती हैं ऐसी चट्टानें, जिन्हें स्ट्रोमेटोलाइट कहते हैं। स्ट्रोमेटोलाइट का शाब्दिक अर्थ है चट्टान की परत। पृथ्वी पर व्यापक ऑक्सीकरण परिघटना, जो ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के आंशिक रूप से जिम्मेदार है। इस परिघटना की वजह से ही पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रवेश हुआ था। साइनोबैक्टीरिया इज द रीजन बिहाइंड इट। इफ साइनोबैक्टीरिया इज नॉट इन अवर अर्थ, there is no photosynthesis process, there is no photosynthesis process, there is no such amount of oxygen in our environment. If not such amount of oxygen in our environment, there is definitely there is no life in our earth. हमारी पृथ्वी पर जीवन है, किस लिए है? तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आने का कारण क्या होता, कौन सा जीव था? वो थे साइनोबैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव। तो कहते हैं हाल ही में लाल सागर के पास मध्य पूर्व में उथले जल में लिविंग मरीन स्ट्रोमेटोलाइट की पहली बार खोज की गई। कहाँ की गई? लाल सागर के। लाल सागर कहाँ पे है? कहाँ है लाल सागर? अफ्रीका और जो पेनिसुला है, सऊदी पेनिसुला, अरबियन पेनिसुला, उसके बीच में ना, रेड सी, जहाँ से स्वेज नहर आ रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरणीय डीएनए, एनवायरमेंटल डीएनए, व्हाट इज दिस? तो पर्यावरण डीएनए जो है, सभी जीव अपने जीवन काल में या मृत्यु के बाद प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने स्थलीय या जलीय वातावरण में डीएनए छोड़ जाते हैं। ठीक है, अपने स्थलीय भाग में या फिर जलीय भाग में जो जीव प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से क्या करते हैं, अपने डीएनए छोड़ देते हैं। जीव अपनी त्वचा, मलमूत्र आदि के जरिए डीएनए को वातावरण में निर्मुक्त करते हैं। इसी को एनवायरमेंटल डीएनए का नाम ईडीएनए का नाम दिया गया है। किसी इकोसिस्टम में प्रजातियों की उपस्थिति का पता लगाने और जैव विविधता का आकलन करने के लिए ईडीएनए पद्धति का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। अब हम इसका उपयोग क्या है, वो ये कह रहे हैं, पता लगाना है हमें बायोडाइवर्सिटी कितनी है, हाउ मैनी स्पीसीज इन सर्टेन इकोसिस्टम, हाउ मैनी। सो वी यूज ईडीएनए टेक्निक। पारंपरिक तकनीकों के विपरीत ईडीएनए अप्रोच विश्वसनीय है, सटीक है और लागत भी कम है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ दिस टेक्निक? सटीक, विश्वसनीय और लागत कम। इस जानकारी का आईयूसीएन की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची तैयार करने और अन्य संरक्षण प्रजातियों के लिए आईयूसीएन को सूचित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
उद्ववन, व्हाट इज दिस? स्पेसिएशन, प्रजाति उद्ववन एक वंश विभाजन की घटना है। क्या है ये? वंश विभाजन की। स्टैटिक्स में मैंने कहीं पढ़ा नहीं था, देख लेते हैं क्या होता है। जो दो या दो से अधिक अलग प्रजातियों को जन्म देती है, दो या दो से अधिक प्रजातियों को जन्म देती है, इस प्रक्रिया से जैव विविधता में वृद्धि होती है। तो क्या है, ये एक ऐसी घटना है जहाँ से वंश विभाजन होता है और अलग अलग तरीके स्पीसीज जनरेट होती हैं। इतनी दुनिया भर में इतनी स्पीसीज हमें दिखाई दे रही हैं, इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी दिखाई दे रही है। दिस इवेंट ड्यू टू दिस इवेंट, द वंश विभाजन, प्रजाति उद्ववन, स्पेसिएशन, दैट इज द रीजन देयर इज लॉट ऑफ स्पीसीज इन आवर एनवायरनमेंट। तो विस्तानीय प्रजाति उद्ववन क्या है? एलोपैथ्रिक क्या है? जब प्रजातियों की आबादी पहाड़ियों और नदियों जैसे भौगोलिक बाधाओं के कारण भौतिक रूप से अलग हो जाती है, ड्यू टू द फिजिकल, ड्यू टू द रिवर्स, ड्यू टू द पहाड़ी अलग हो जाती हैं और अलग तरीके से डेवलप होने लगती हैं। परधीय प्रजाति उद्ववन, पैट्रिक, किसी प्रजाति की बड़ी आबादी के पास ही भौगोलिक बाधाओं के कारण उससे एक छोटी आबादी वाली नई प्रजाति का उद्भव होता है। पैरापैट्रिक, एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र से अलग विपरीत एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र से अलग वितरित प्रजातिगत आबादी में नई प्रजातियों का उदय होना। ठीक है, अब ये क्या है? ये क्वेश्चन शायद यहाँ से पूछा भी गया है। जैव संदीप्ति क्या है? बायोलुमिनेसेंस क्या है? ये कुछ प्रजातियों में प्रकाश उत्सर्जित करने का गुण है। वाह, बहुत बढ़िया। जुगनू देखा? जुगनू दोस्तों, जुगनू देखा था ना? मैंने देखा था अपने बचपन में। अभी नहीं दिखता है गाँव में, ड्यू टू द लॉट ऑफ पॉल्यूशंस, लॉट ऑफ केमिकल्स यूज इन अवर डोमेस्टिक यूज एंड एग्रीकल्चर्स। दैट्स वाई जो पॉन्ड्स थे, लेक्स थी, स्मॉल टाइप्स के स्वैम्प थे, वातावरण से ये जुगनू जैसा एक जो जीव है वो विलुप्त हो रहा है। तो ऐसे जीव जो प्रकाश उत्सर्जित करने वाला इनमें गुण होता है। ठीक है, जेलीफिश भी है उनमें से एक। उत्सर्जित प्रकाश का स्रोत वास्तव में जीवों में एंजाइम उत्प्रेरित ऑक्सीकरण अभिक्रिया से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इतना याद न रखिए। प्रकाश उत्सर्जन के लिए विशिष्ट रासायनिक आवश्यकता होती है, लूसीफेरिन और लूसीफेरेज या फोटोप्रोटीन। जैव प्रदीप्ति, जीवों में नीले से लाल रंग के प्रकाश उत्सर्जित होते हैं। जैव संदीप्ति की परिघटना सबसे ज़्यादा समुद्री जीवों में देखी जाती है। अब यही पूछ सकता है वो, किस में सबसे ज़्यादा देखी जाती है? समुद्री जीवों में। होती क्या है? तो ये तो तुम्हें समझ में आ गया, प्रकाश उत्सर्जन करने का गुण है प्रजातियों में। स्पंज, जेलीफिश, हैचेट मछली, कृषि सी बनावट, जुगनू, देखिए मैं जो एग्जाम्पल दे रहा था, जुगनू, कवक बैक्टीरिया, जिलेटिनस, जूप्लैंक्टन, जेलीफिश, कॉम जेली इत्यादि में गुण देखा जाता है। कार्य क्या है? शिकारी जानवरों से खुद की रक्षा करना इनका के कार्य ये प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, या शिकार को अपनी ओर आकर्षित करना, और जिससे वो आएगा तो उसको फिर अपने कैप्चर में ले लेंगे। अब देखें फैक्ट्री फार्मिंग क्या है। फैक्ट्री फार्मिंग का आशय नियंत्रित परिस्थितियों में कम जगह में अधिक पशुधन और कुक्कुट पालन की प्रणाली से है। इसका उद्देश्य कम लागत पर पशुधन की उत्पादन क्षमता और डेयरी उत्पादों के उत्पादन को अधिकतम करना है। फैक्ट्री फार्मिंग, छोटी जगह में ज़्यादा उत्पादन ड्यू टू पशुपालन। फैक्ट्री फार्मिंग के प्रभाव: एंटीबायोटिक प्रतिरोधी, पशुजन्य रोग, पर्यावरण का क्षरण, स्वास्थ्य आदि। अब बूढ़ी अतिक्रमण क्या है? बूढ़ी अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट, बूढ़ी इंक्रोचमेंट। बूढ़ी अतिक्रमण से तात्पर्य किसी भी इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में वृक्षों और झाड़ियों के प्रसार से है। ये खुले पर्यावास में अधिक वृक्ष आवरण और अधिक झाड़ियों वाले पर्यावास में बदल जाते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है? सवाना और घास के मैदानों में खुले
पारिस्थितिकी तंत्रों में बूढ़ी अतिक्रमण के कारण घास के मैदान में रहने वाले देसी पक्षियों की संख्या में कमी आती है। ठीक है। ग्रीन एंड ब्लू वाटर, ग्रीन एंड ब्लू वाटर क्या है ये, व्हाट इज दिस? ग्रीन वाटर मिट्टी और वनस्पति में नमी को संदर्भित करता है। कोई ग्रीन वाटर है तो इस बात को दिखा रहा है कि जो मिट्टी है और जो वनस्पति है उसमें क्या है, नमी। ग्रीन वाटर मिट्टी और वनस्पति में नमी को। जल विज्ञान चक्र का हिस्सा, ग्रीन वाटर को पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित कर प्रयोग करते हैं। बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा उन्हें वापस वायुमंडल में निर्मुक्त कर दिया जाता है। ये वर्षा लाने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन को कम करने और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं। ब्लू वाटर के तहत झीलों, नदियों, जलाशयों में पाए जाने वाली सतही और भूजल को सम्मिलित किया जाता है। तो ब्लू वाटर झीलों, नदियों, जलाशयों में पाए जाने वाले सतही और भूजल को सम्मिलित किया जाता है। ब्लू वाटर का पुनर्भरण वर्षा द्वारा होता है। और ग्रीन वाटर मिट्टी और वनस्पति में जो नमी होती है उसको दर्शाती है। ब्लू वाटर नदी, तालाबों और भूजल में जो पानी है उसको दर्शाता है। ठीक है, आगे चलते हैं और यहाँ से ये जो टॉपिक हमारा फिनिश होता है। उम्मीद करते हैं बायोडाइवर्सिटी का ये जो टॉपिक है आप लोगों का अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, कल से जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक रहेगा जलवायु परिवर्तन। ठीक है, कौन सा टॉपिक रहेगा? जलवायु परिवर्तन। और उसमें जो महत्वपूर्ण रहेगा जलवायु परिवर्तन में, अब वहाँ पे हम देखेंगे 1992 का कन्वेंशन देखेंगे, रियो अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में जो हुई थी, उससे ही एक विचारधारा निकल के आई थी। वो थी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कन्वेंशन एंड इनिशिएटिव्स। उसमें UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसी में कॉप जो सम्मेलन होते हैं अभी हाल ही में अजरबैजान में हुआ है। तो कल देखेंगे इसको पूरा। ठीक है, तो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।